एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने इंटरनल ट्रेड जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। तो बात करते हैं, अभी तक हमने जो भी चीज़ें हैं उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिटेलर देखा, फिर हमने होलसेलर देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी थी, जिसमें इंटरनल ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब हम वर्ल्ड वाइड गुड्स को सेल करते हैं या फिर बेचते हैं, उसे ही इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। Okay, in ancient India, international trade was conducted for various quality product like silk, handlooms, ornaments. तो ancient India में ये सारी जो commodity है उसको इंडिया क्या करती थी? सेल करती थी इन द सेंस एक्सपोर्ट करती थी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में हमारे जो इंडिया है ये कुछ कमोडिटीज को क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी। एंड व्हेन द ट्रेड एक्टिविटी आर कंडक्टेड, वो कौन से बीच में होती थी? एक से दो कंट्री के बीच में होती है, एंड इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। जब कोई भी ट्रेड या किसी भी देश के साथ, दो या तीन देश के साथ लेन देन होता हो इंटरनेशनल टेरिटरी बाउंड्री से बाहर जाकर, उसे ही इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। The political relation between two countries also influence the trade. देखो, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जब ट्रेड होता है ना, तो दोनों कंट्री का जो पॉलिटिकल रिलेशन होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वरना क्या होता है, सम टाइम हम ट्रेड करना चाहते हैं उस कंट्री के साथ, लेकिन वो कंट्री हमें हमारे साथ ट्रेड करना ही नहीं चाहती, तो फिर उसको कुछ मतलब नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए उस देश से, ताकि वो हमारे कमोडिटीज को एक्सेप्ट करे, बैन ना करे, कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करे। तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। जब हम किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं तो वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है, लेंदी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स को हमें टैकल करना होता है। और बहुत सारी चीजें करने के बाद जो है हम उसे अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। सो वेरियस फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, अब यहाँ देखो कौन कौन सी चीजें होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, इकोनॉमी होती है, इंटरनेशनल मार्केट में वो कमोडिटी बिकेगी या फिर नहीं, इंटरनेशनल लॉस को भी कंप्लीट करना पड़ता है, करेंसी में डील करनी पड़ती है। तो ये सारी जो डिफिकल्टीज है वो आती है वाइल द importing or exporting of goods and services. So influence the trade activities, most economists globally agree that international trade helps to boost the nation's wealth. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ऐसा क्यों? देखो, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया की जो करेंसी की जो वैल्यू है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो जब हम कोई भी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां की करेंसी हमारे यहाँ आती है, और हमारे यहाँ करेंसी जब आती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि जब वो करेंसी यहाँ पर आएगी तो वो रुपीस के बदले कन्वर्ट होके आएगी, और कन्वर्ट होने पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें ज्यादा ही प्रॉफिट होता है, इसीलिए इकोनॉमी जो है बूस्ट होती है। एंड द कंज्यूमर गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट, जो कमोडिटी हमारे देश में नहीं मिल रही है वो हम बाहर के देश से क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कंज्यूमर है देश के, उन सारे लोगों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज जो है वो मिल सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं या सेल करते हैं, तो उसे ही एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। जो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जिस एजेंट्स को हम भेज रहे हैं। प्री शिपमेंट के पहले रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर लेना पड़ता है, लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना पड़ता है, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, एसीजीसी कवर, जीएसटी फॉर्मेलिटीज, मरीन इंश्योरेंस, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। कब? फेज 2 में, प्री शिपमेंट स्टेज। थर्ड स्टेज में, शिपमेंट स्टेज में प्रोसेसिंग पार्ट करना पड़ता है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स करना पड़ता है, लोडिंग ऑफ गुड्स करना पड़ता है, और फोर्थ स्टेज में
पोस्ट शिपमेंट स्टेज को करना पड़ता है, जहाँ पे शिपमेंट एडवाइस आती है, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है, रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स आता है, फॉलो अप आता है। चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज को समझे तो यहाँ पे सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी कंपनी से आप गुड्स को भेजना या खरीदना चाहते हो, पहली बात तो आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब कहाँ पे, तो डेकोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। जब तक आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। फिर आपका पैन कार्ड होना चाहिए, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। देन अदर अथॉरिटीज, कौन कौन सी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी भी होने चाहिए। ये पहला स्टेज है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो किसी भी गुड्स को बेचने के लिए। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिस देश में आप अपने गुड्स को भेजने वाले हो उस देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उससे हमें अपॉइंटमेंट बुक करके अपने ऑर्डर्स को लेना पड़ेगा। जैसे अभी कितने क्वांटिटी में चाहिए वहां के सेलर को, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिटेल में जानना होता है। फिर बी सेकंड फेज पे आता है, दैट इज प्री शिपमेंट स्टेज। वहां पे हमें सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर लेना पड़ता है। एज सुन एज ऑर्डर रिसिप्ट, जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होगा, एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसे वेरीफाई करेगा, देन कंफर्म करेगा ऑर्डर को। उसके बाद क्या करेगा, ये भी चेक करेगी कि कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे उस कंट्री में। जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज है या कुछ ऐसी कंट्रीज है वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करती है ना। तो इस चीज को भी क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या वहां पे हमारा बैन है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें प्रॉपर तरीके से चेकआउट करनी पड़ेगी। दूसरा आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में हमें ये देखते हैं कि एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू, एक जो एक्सपोर्टर होगा वो इंपोर्टर से कहेगा कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए मेरे फेवर में। उससे क्या होगा, उससे जो बैंक होगी वो आपके फॉरेन एक्सचेंज या उसके कौन उसके रेस्ट्रिक्शंस है या फिर नहीं, वो इजीली फाइंड आउट कर पाएगी जब आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। थर्ड आता है प्री शिपमेंट फाइनेंस। यहाँ पे जैसे आप कोई गुड्स को भेज रहे हो तो वहां पर बैंकर के पास बैंकर क्या करता है, मिलकर देखता है कि वर्किंग कैपिटल जितना रिक्वायरमेंट है वो वहां से मिल जाए। जैसे आप नॉर्मली किसी को जब आप गुड्स बेचते हो तो उससे एडवांस में कुछ तो पैसे ले लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर होता है कि आप प्री फाइनेंस ऑर्डर थोड़ा सा तो आप पैसा जो है वहां से अक्वायर करते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जब आपको वहां से लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाता है, उसके बाद आप गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हो जो बायर्स को चाहिए, जितनी भी बायर्स को चाहिए। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट मैन्युफैक्चरर देन ही विल गेट द ऑर्डर फ्रॉम अदर लोकल सप्लायर। अगर उसके पास गुड्स नहीं है और वो अभी नहीं खरीद पाया या बना नहीं पाया तो वो जो उसके आसपास के लोकल सप्लायर्स होंगे उनसे गुड्स को लेगा ऑर्डर करके और फिर उसे भेजेगा। फिर पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो गुड्स जाने वाला है वहां तक वो सेफ्टी से पहुंचना चाहिए। प्रिजर्वेशन होना चाहिए कि ताकि वो प्रॉपर तरीके से गुड्स पहुंचे। प्रमोशन ऑफ गुड्स होना चाहिए ताकि वो गुड्स जो है एज सेम क्वालिटी में रहे। ओके। 6 आता है ईसीजीसी कवर। अब ईसीजीसी कवर क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। सो द कॉर्पोरेटर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम द, क्यों, क्योंकि जो एक्सपोर्टर होता है वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता है, यानी कि क्रेडिट रिस्क जो है लेना नहीं चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, इंपोर्टर अगर सपोज वो पहले से ही ईसीजीसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से गारंटी लेके रखता है। सपोज इंपोर्टर जो है वो पैसे देने में फेल हो गया तो ईसीजीसी क्या करेगा, 90% ऑफ लॉस जो है वो ईसीजीसी से एक्सपोर्टर कवर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जीएसटी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी पड़ती है एक एक्सपोर्टर को। मरीन इंश्योरेंस कराना पड़ता है। यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, CIF दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रीमियम इंश्योरेंस नेसेसरी होता है ताकि आप
कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो आगे जाके सॉल्व हो सके। फिर CNF एजेंट ये क्या करते हैं, दे नोन एज अ कस्टम हाउस एजेंट, दीज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉरवर्डिंग द गुड्स। एक देश से दूसरे देश तक गुड्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, CNF एजेंट करता है। अब शिपमेंट स्टेज की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्टर प्रिपेयर द शिपमेंट शिपिंग बिल एंड गेट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम प्रोसीड द कस्टम हाउस। जो भी वो गुड्स है वो प्रिपेयर करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट को कहाँ पे भेजेगा, कस्टम हाउस में भेजेगा, ताकि जो भी चीज है वो क्लियरेंस हो जाए, है ना। और कस्टम हाउस क्या करेगा, पोर्ट पे वो सारे गुड्स को एग्जामिन करेगा प्रॉपर तरीके से डॉक पे, यानी कि जो बंदरगाह होता है वहां पर वो प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, बंदरगाह हो गया या फिर कहीं पे भी जो कार्ड से गुड्स आएगा अंदर उसे प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करेगा कि ये गुड्स कहीं लीकेज तो नहीं, कि प्रॉपर है या फिर नहीं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होने के बाद गुड्स का क्या होगा, लोडिंग होगा, है ना। गुड्स लोडिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक बिल जो है वो CNF जो बिल ऑफ लैडिंग देगा। और लास्ट जो आता है स्टेज हमारा पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे हम देखते हैं कि शिपमेंट की एडवाइस होती है यहाँ पे कैसे, एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड। जैसे आप अमेजोन से, मीशो से या किसी भी साइट से अगर आप कोई कमोडिटी मंगाते हो तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपको गुड्स जो है वो इस डैश डैश डे को डिस्पैच हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे शिपमेंट एडवाइस होती है कि आपका गुड्स जो है इस डेट पे जो है पहुंच जाएगा। एंड ही आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ पैकेजिंग लिस्ट, और जो भी गुड्स के बारे में डिटेल है वो क्या करेगा, उसे पहुंचाएगा। जैसे पैकेजिंग लिस्ट हो गया, कमर्शियल इनवाइस हो गया, नॉन निगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल हो गया, लोडिंग अलोंग विद द एडवाइस लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसे देगा। लास्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड द एक्सपोर्टर सबमिट ऑल द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसको करेगा, बैंक को करेगा, फॉर व्हाट, नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। देन थर्ड आएगा रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन इंपोर्ट export incentive from the concerned authority, तो the incentive include क्या क्या incentive include करेगा, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, रिफंड और GST if he paid। और लास्ट आएगा फॉलो अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स किसी को बेचा है तो आप टाइम टू टाइम उससे फॉलो अप लेते रहेंगे कि क्या आपको मेरा गुड्स पसंद आया है या फिर नहीं, या फ्यूचर में आप फिर से परचेस करना चाहोगे या फिर नहीं। ये सारी चीजें जो है फॉलो अप का पार्ट है। तो जो एक्सपोर्टर होगा वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, फॉलो अप लेता रहेगा, जिससे ये पता चलेगा कि गुड्स के बारे में उसकी क्या राय है। ठीक है, तो ये तो सब हमने जाना एक्सपोर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इंपोर्ट के बारे में। जैसे एक्सपोर्ट में हमने ये सारी चीजें देखी, वैसे ही जब एक पर्सन इंपोर्ट करता है तो वो भी उसे सारी फॉर्मेलिटीज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना होता है। तो इंपोर्ट क्या होता है, जब गुड्स को हम परचेस करते हैं डिफरेंट कंट्री से, या सर्विस को परचेस करते हैं उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट इज डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। जैसे एक्सपोर्ट डिफर होता है कंट्री टू कंट्री, वैसे ही इंपोर्ट भी होता है। उनकी डिफरेंट इंपोर्ट पॉलिसी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, कस्टम पॉलिसीज है। तो ये सारी चीजें हर कंट्री की अलग अलग होती है। ठीक है, and almost all the country of world import trade is controlled by the government only। अब यहाँ पर भी 4 स्टेजेस हैं। पहला जो है अगेन जैसे हमने देखा था एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन, नेगोशिएशन नया पॉइंट है यहाँ पे। देन प्री इंपोर्ट में क्वाटा सर्टिफिकेट नया है, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस भी नया है, ऑर्डर प्लेसमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट सेम है, CNF एजेंट, शिपमेंट एडवाइस भी सेम है। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अलग है, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पे देखते हैं, ये हमारा सेम है, ये हमने एक्सपोर्ट में भी देखा था कि पैन नंबर होना चाहिए, इंपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, फॉर्मेलिटी ऑफ GST होनी चाहिए। निगोशिएशन में आपने किस निगोशिएशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है, जब आप लोग मोल भाव करते हो किसी चीज का, उसे निगोशिएशन कहा जाता है। तो प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में आपने कौन से बेसिस पे निगोशिएशन किया है, डिलीवरी शेड्यूल क्या बनाया है, क्रेडिट पीरियड क्या है। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि आप कौन से डेट पे पेमेंट ड्यू करने वाले हो, या कौन से
डेट पे पेमेंट को क्लियरेंस देने वाले हो उसे क्रेडिट ड्यू कहा जाता है, क्रेडिट पीरियड कहा जाता है। और उनका टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल, पेमेंट और डिलीवरी। प्री इंपोर्ट स्टेज में फर्स्ट आता है क्वार्टर सर्टिफिकेट। क्वार्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? इट्स अ subjected to the quota restriction. The importer needs and obtain import quota certificate from the government authority. Quota certificate restrictions के लिए चाहिए होती है कि वहां पे restriction है या फिर नहीं, तो इसलिए क्वार्टर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही इशू किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, अब ये जो इंपोर्टर है वो पता लगाएगा कि जो सामने वाली जो बैंक है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे किसी वर्ल्ड की जो भी बैंक हो, कंट्री की जो भी बैंक हो, क्या वो फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करेगी, क्या वो सारी चीजें वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से नोटिस करेगा, ठीक है, फाइंड आउट करेगा। देन थर्ड आता है ऑर्डर प्लेसमेंट। अगर आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई, द इंपोर्टर प्लेस एन ऑर्डर विद द overseas supplier, and this order are intent, and the importer negotiate the terms and condition of the import contract एंड प्लेस द ऑर्डर। मतलब जो भी निगोशिएशन हुई है, जो भी चीजें हुई है, उसके बाद उनका ऑर्डर प्लेसमेंट होता है दूसरे नेशन से। फिर हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया था। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर, यहाँ पे दिया हुआ है। वहां पे इंपोर्टर को एक्सपोर्टर से हो रहा था, और यहाँ पे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर को होगा, ताकि उसे पेमेंट की एक गारंटी अश्योरिटी मिल सके। क्लियरेंस यहाँ पे भी अलग है कि वो कस्टम फैसिलिटीज को क्लियर करेगा, है ना, CFNM एजेंट। शिपमेंट एडवाइस अगेन वही रहेगी कि जो भी चीजें हैं वो क्लियरेंस हो जाए लोडिंग अनलोडिंग के लिए, ठीक है। इंपोर्ट स्टेज में हम देखेंगे सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट? बिल ऑफ लैडिंग, पैकेजिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवाइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि ये गुड्स कहाँ से बिलोंग करता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जिसने इंस्पेक्शन किया है कस्टम ऑफिसर, उसका भी एक डेटा रहेगा कि कौन से क्वालिटी का है, मटेरियल कैसा है, ये सारी चीजें। बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे रहेगी। CNF agent prepare bill of entry which is required for the custom clearance. And the bill entry give detail about the number of packaged goods, of quality of goods and price of goods as well. डिलीवरी ऑर्डर्स में हम देखेंगे CNF एजेंट जब क्लियर कर देता है डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी, एंड द शिपिंग कंपनी क्या करती है? डिलीवर द ऑर्डर ऑन अ पेमेंट ऑन फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है जिस भी वे से वो कमोडिटी या सर्विस आने वाली है, तो उसका चार्ज करना इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ फ्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टम क्लियरेंस। अगेन जो भी चीजें होगी कस्टम ऑफिसर देखेगा और उसका सर्टिफाइड करके उसे क्या करेगा? क्लियर करेगा। देन नेक्स्ट पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। तो सबसे पहला पोस्ट ट्रस्ट ड्यू, यानी कि CF एजेंट जो होगा वो जिस बंदरगाह से आ रहा है उसका पेमेंट ड्यू करेगा। कस्टम ड्यूटी, so CNF agent has make payment to custom authorities in a respect of import goods. Insurance premium क्या करता है? Make a payment under free on board contract. Payment of freight, जिस भी वे से आया है शिपमेंट आपका, उसका पेमेंट करना। देन एक्सपोर्टर पेमेंट, जिसने एक्सपोर्ट किया है उसको पेमेंट करना। फॉलो अप, अगेन गुड्स कैसा लगा या वो सारी चीजें फॉलो अप ली जाएगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक देश से कमोडिटीज को खरीदा जाएगा और दूसरे देश को बेच दिया जाएगा, ठीक है। या समटाइम यहाँ पे एक और प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल एक देश से खरीदा जाएगा और दूसरे देश को उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया जाएगा। So the term interport historically referred to a seaport or warehouse where goods would be imported for a storage or process before re-export, and it also referred as practice of re-exporting goods with or without processing or repackaging them again. It mainly used to refer a duly pre-put. अब इसको मैं बताती हूँ एकदम सिंपल वर्ड में। सपोज साउथ अफ्रीका के पास रॉ मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, तो वो क्या इंडिया क्या करेगी? उससे खरीदेगी। और इंडिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या करेगी? उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी
और वो किसको बेचेगी, जापान को बेचेगी। अब यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊं, तो सपोज इंडिया ने साउथ अफ्रीका से खरीदा है रॉ मटेरियल, और उसने काफी सस्ते दाम में खरीदे, लेकिन अब उसने किसको बेचा, जो कंट्री आइदर नियर बाय है, आइदर जो कंट्री को उसकी रिक्वायरमेंट है उसे बेच दिया। तो इसी को है इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। अब आपकी फिर से बताती हूँ, एक देश से रॉ मटेरियल परचेस करना जिसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बेचना, दैट इज सिंपली नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और टेक केयर ऑल ऑफ यू।